आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। यूपी में तीसरे चरण का मतदान है। 59 सीटों पर वोटिंग है। जिन इलाकों में मतदान है उसमें एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में हालात बदले हैं और यादव लैंड में भी कमल खिला है। इसी चरण में करहल में भी मतदान है, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैदान में हैं, तो दूसरी ओर है केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल। ऐसे में तीसरे चरण का चुनाव बहुत दिलचस्प है। उधर पार्टियों में चौथे चरण का घमासान शुरू हो गया है। पार्टियां चौथे चरण के लिए प्रचार में जुटी हैं और जिन इलाकों में मतदान है वहां के कैसे हैं सियासी समीकरण और कुमार विश्वास के केजरीवाल पर आरोपों ने सियासी गलियारों में कैसे सनसनी फैलाई है, देखने के लिए आइए शुरू करते हैं स्पेशल प्रोग्राम इलेक्शन एक्सप्रेस। लड़ाई अब निर्णायक है। तीसरे चरण के मतदान में समाजवादी फैमिली की प्रतिष्ठा दांव पर है। पिछले कुछ चुनावों में जब से बीजेपी ने यहां सेंध लगाई है, तब से अखिलेश यादव परेशान हैं और अपना गढ़ वापस लेने के लिए छटपटा रहे हैं। तीसरे चरण में कई सीटें ऐसी आती हैं जो यादव बाहुल्य हैं, लेकिन बीजेपी ने संगठन में यादवों की भागीदारी बढ़ाकर पहले से ही इन इलाकों को साधने की रणनीति बनाई है। जहां तक सवाल बुंदेलखंड का है, तो ये इलाका अक्सर सपा से रूठा ही रहा है। तो क्या इस बार भी सपा को यहां से निराशा ही हाथ लगेगी? इस टाइट फाइट के हर पहलू से रूबरू होने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश चुनाव के तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें कानपुर जिला भी शामिल है। यूपी चुनाव के इस चरण में कानपुर के अलावा अखिलेश यादव के गृह जनपद इटावा और उनके क्षेत्र करहल में भी वोट डाले जाने हैं। उत्तर प्रदेश का सत्ता संग्राम अब तीसरे चरण में प्रवेश कर गया है। 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान है। इसमें कानपुर जिला भी शामिल है। यूपी चुनाव के इस चरण में कानपुर के अलावा अखिलेश यादव के गृह जनपद इटावा और उनके क्षेत्र करहल में भी चुनाव हो रहा है। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होगी। 16 में से 8 जिले ऐसे हैं जिनमें 29 सीटें यादव लैंड की मानी जाती हैं। इन सभी सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होगा। अखिलेश यादव की करहल सीट भी इनमें से एक है। समाजवादी पार्टी का 2017 के चुनावों तक इस इलाके पर दबदबा रहा। 1992 में स्थापना के बाद से इसे सपा का अभेद्य किला माना जाता रहा। अखिलेश यादव को यहाँ एसपी सिंह बघेल चुनौती दे रहे हैं। इलाके में बघेल का भी अच्छा खासा प्रभाव है। इस तरह एक तरफा मुकाबले को एसपी बघेल ने दिलचस्प बना दिया है। कानपुर की 10 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और एसपी में कड़ा मुकाबला है। हालांकि कांग्रेस किदवई नगर सीट पर बीजेपी को टक्कर दे रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहां से 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। गोसाईगंज विधानसभा इलाके में चुनाव प्रचार को लेकर सपा के बाहुबली उम्मीदवार अभय सिंह और बीजेपी के पूर्व विधायक खब्बू तिवारी की बीजेपी उम्मीदवार पत्नी आरती तिवारी के समर्थकों के बीच भिड़ंत हो गई। कन्नौज के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की नालियों में भी इत्र की खुशबू फैलती है, लेकिन इस बार इसी इत्र को लेकर राजनीति हुई। इत्र भी समाजवादी और भाजपाई बना। अब अखिलेश और डिंपल यादव के इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की लड़ाई हो रही है। सपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस सीट को बचाने की है और भाजपा ने वे सारे पत्ते चल दिए हैं जिससे इस मजबूत गढ़ में वो अपना झंडा लहरा दे। इस सीट पर बीजेपी ने तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी असीम अरुण को मैदान में उतारा है। जमीन से जुड़े असीम अरुण सीट पर जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं और इसी वजह से सपा को निराश नहीं करने वाली इस सीट पर भी सपाई खेमे में चिंता है। तीसरे चरण में 59 सीटों पर मतदान होगा। वेस्ट यूपी के फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, हाथरस में वोटिंग है। इन जिलों की 19 विधानसभा सीटों पर तीसरे चरण में वोटिंग है। बुंदेलखंड के 5 जिले झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा में मतदान है। इन जिलों की 13 विधानसभा सीटों पर मतदान है। अवध के 6 जिले यानी कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज और इटावा में भी मतदान है। इन जिलों की 27 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे चरण का मतदान कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यादव लैंड कहे जाने वाले एटा, फिरोजाबाद और मैनपुरी जिलों में समाजवादी पार्टी का लिटमस टेस्ट होगा। डबल इंजन सरकार के दावों की भी अग्नि परीक्षा होगी। हालांकि कासगंज और हाथरस जिलों के सियासी समीकरण बिल्कुल अलग हैं। कासगंज लोधी बाहुल्य इलाका है तो हाथरस में मिलीजुली आबादी है। हालांकि इस बार बीजेपी ने एटा, फिरोजाबाद और मैनपुरी पर खासा फोकस किया है। करहल सीट से क्योंकि अखिलेश यादव और एसपी सिंह बघेल में सीधी टक्कर है, ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस सीट पर जोर लगाया है। अवध क्षेत्र का रुझान काफी हद तक तीसरे चरण के चुनाव की दिशा तय करेगा। इस इलाके में 27 विधानसभा सीटें आती हैं। ये वो सीटें हैं जहां अतीत में समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा।
लेकिन पिछले कुछ वक्त में बीजेपी ने सभी धारणाएं बदली। ऐसे में चाहे कानपुर हो या कन्नौज, फर्रुखाबाद या फिर इटावा, कहीं भी लड़ाई एक तरफा नजर नहीं आती। बुंदेलखंड के 5 जिले झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा में चुनाव पर सबकी नजर है। इन जिलों की 13 विधानसभा सीटों पर मतदान है। हालांकि इस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी कम होने की वजह से सियासी समीकरण समाजवादी पार्टी के उतने मुफीद नजर नहीं आते। हालांकि यहां कभी बसपा का गढ़ रहा था, लेकिन पिछले कई चुनाव इस बात की गवाही देते हैं कि यहां बीजेपी के हक में हवाएं चलती आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। यूपी में अब सियासी योद्धा चौथे चरण के घमासान में उतर गए हैं। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने सपा पर तीखे हमले किए तो वहीं रायबरेली में प्रियंका गांधी दहाड़ी। उधर अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी पहुंचे। अखिलेश ने आशीष मिश्रा की जमानत का मुद्दा उठाया। इधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी पर आतंकियों को रिहा करने के आरोप लगाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एक और यूपी में तीसरे चरण का मतदान है तो दूसरी ओर चौथे चरण की लड़ाई का आगाज हो चुका है। बीजेपी, सपा और कांग्रेस दल बल के साथ मैदान में है। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैली की। सीएम योगी ने कहा कि दंगाइयों की नाक में नकेल कसने और इत्र वाले मित्र के यहाँ बुलडोजर चलाने के लिए बीजेपी को वोट दें। दंगाइयों की नाक में नकेल कसने के लिए और समाजवादी पार्टी के इत्र वाले मित्र के घर पर बुलडोजर चलाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवश्यक है। प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल हो, कानून की व्यवस्था, कानून का राज इसी प्रकार से बने रहे, विकास की प्रक्रिया इसी तीव्र गति से आगे बढ़ती रहे और हर व्यापारी को और 25 करोड़ जनता को सुरक्षा की गारंटी मिल सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। उधर अखिलेश यादव प्रचार के लिए लखीमपुर खीरी पहुंचे। उन्होंने आशीष मिश्रा की जमानत का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यही जमानत बीजेपी प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराएगी। जमानत जरूर मिल गई है, लेकिन जनता की अदालत से जमानत नहीं मिलेगी। यही जमानत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराएगी। इधर हम देखते हैं कि किसानों की आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन हाय दोगुनी हुई है। जिस तरीके से आंसू बहे हैं किसानों के, किसान के परिवारों के, एक एक आंसू इनको डुबाने का काम करेगा। यहाँ के किसानों ने देखा है कि किस तरीके से जलियांवाला वाली घटना को याद दिलाती है। अगर आज़ाद भारत में जलियांवाला बाग की कोई याद दिला रहा है तो वो लखीमपुर घटना है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी रायबरेली में रैली की। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने बेरोजगारी का और किसानों का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए प्रियंका ने कहा कि मोदी जी अपने मित्रों के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। तमाम नौजवान बेरोजगार पड़े हैं। सरकार में 12 लाख खाली पद पड़े हैं। 5 सालों से योगी जी कहते हैं कि रोजगार देंगे, कब देंगे? 5 सालों में तो दिए नहीं। जो परीक्षाएं दे रहा है वो बैठा है, वो इंतजार कर रहा है। पद खाली पड़े हैं, रोजगार आप बना नहीं रहे, रोजगार घट रहे हैं उल्टा देश में। सारी नीतियां किस लिए बन रही है? अमीरों के लिए। प्रधानमंत्री जी के 2-3 बड़े उद्योगपति मित्र हैं। अगर आप पिछले 5 सालों में, 7 सालों में देखें कि क्या हुआ है, तकरीबन जितने भी रोजगार बनाने वाली जो संस्थाएं थी, जैसे BHEL, बड़े बड़े PSU थे जहां से रोजगार मिलते थे, रेलवेज वगैरह, तकरीबन सारे के सारे इन 2 उद्योगपतियों को बेच डाले। देश के सारे बंदरगाह बेच दिए, देश के सारे हवाई अड्डे बेच दिए, सब कुछ इन्हीं लोगों को दे दिया। पूरे देश की संपत्ति इन बड़े अमीरों को दी। जो किसान कानून थे वो भी उन्हीं के लिए बने। रायबरेली में गृह मंत्री अमित शाह भी प्रचार करने पहुंचे। उन्होंने वोटर्स से विजय की बाउंड्री लगाने की अपील की। सपा, बसपा, कांग्रेस सब इकट्ठा हो गए थे। हमने अपील करी कि एक मौका फिर से मोदी जी को दो। उत्तर प्रदेश ने 65 सीधे मोदी जी की झोली में डाल। तो 14 में भाजपा, 17 में भाजपा, 19 में भाजपा, 22 में क्या होगा भाई? जोर से बोलिए, क्या होगा? अरे कोई ऐसा बल्लेबाज होता है जो सामने से फुल टॉस आए और बाउंड्री न लगाए?
होता है क्या? 3 बार जिताया है, अखिलेश ने फुलटोस डाला है, इस बार उठाकर बाउंड्री लगाने का काम करिए भाइयों। 2022 में भी 300 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बीजेपी यूपी में सपा पर हमलावर है। योगी समेत पार्टी के तमाम नेता समाजवादी पार्टी पर आतंकी कनेक्शन और आतंकियों को बचाने के आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीसी की। उन्होंने बताया कि कैसे 2012 के चुनाव में सपा ने घोषणा पत्र में आतंकियों पर लगे मुकदमे वापस लेने की बात कही और सरकार बनने पर मुकदमे वापस भी लिए। 2012 के मैनिफेस्टो में समाजवादी पार्टी देश की पहली ऐसी पार्टी थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी की, जिसने मैनिफेस्टो में वायदा किया था कि मुस्लिम युवाओं को टेरर चार्ज को छोड़ दिया जाएगा। वापस लेने की बात कही थी। और क्या कहा था कि जिन लोगों ने ये चार्जेस लगाए हैं, ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ सपा की सरकार कार्रवाई करेगी। यानी कि पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई और आतंकवाद को बढ़ावा देने को छुट्टी देने की बात अखिलेश जी उस समय करते थे। और जैसे सत्ता में आए 2013 में चार्जेस ड्रॉप कर दिए, कोर्ट चले गए, जांच नहीं की अखिलेश जी की सरकार ने, सीधा कोर्ट में जाके चार्जेस ड्रॉप करने की बात कही। कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया। कोर्ट ने संज्ञान लिया और क्या कहा कोर्ट ने कि आज आतंकियों को छोड़ दोगे तो क्या कल उनको पद्म भूषण दोगे। यूपी की हॉट सीट करहल पर वोटिंग से पहले अखिलेश यादव के खिलाफ मैदान में उतरे एसपी सिंह बघेल ने अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने अपने ऊपर मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद होने की बात कही। अंदाज भी नहीं था कि करहल की जनता चुनाव अपना बना लेगी। मैं केवल यहाँ नॉमिनेशन करने के लिए आया और दूसरे दिन से ऐसा जन सैलाब उमड़ा है कि चुनाव आयोग की अनुमति अगर हुआ करती तो हम एक इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ देते कि सुबह के 3 बजे भी लोग देखने के लिए, सुनने के लिए और मिलने के लिए आतुर थे। जहाँ तक आपने पुत्र और शिष्य वाली बात कही है, हमारी गुरु शिष्य परंपरा रही है कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा थे, लेकिन द्रोणाचार्य को प्रिय अर्जुन थे। उसके पीछे कारण था, अर्जुन जो थे वो धर्म युद्ध कर रहे थे और अश्वत्थामा गलत लोगों का साथ दे रहे थे। जाहिर है कि जैसे जैसे चरण दर चरण चुनाव आगे बढ़ रहा है, सियासी घमासान तीखा हो रहा है। पार्टियां प्रचार में ताकत झोंक रही हैं और वोटर्स को लुभाने का हर दांव चल रही है। लेकिन किसका दांव काम आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मतदान पंजाब में भी है, लेकिन निर्णायक वक्त में कुमार विश्वास का खुलासा आम आदमी पार्टी की टेंशन बन गया है। डैमेज कंट्रोल के लिए खुद अरविंद केजरीवाल मैदान में हैं, तो कुमार विश्वास की सुरक्षा की समीक्षा के बाद उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। पंजाब के सीएम चन्नी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर केजरीवाल पर लगे आरोपों की जांच की मांग करके चुनावी दांव चला है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के तीसरे चरण के साथ ही पंजाब में भी चुनाव है। पंजाब चुनाव से ठीक पहले कुमार विश्वास ने केजरीवाल के सिर पर जो बम फोड़ा है, उसकी गूंज चुनाव में सुनाई दे सकती है। आम आदमी पार्टी जानती है कि इसका कितना बड़ा नुकसान पार्टी को चुनाव में उठाना पड़ सकता है। ऐसे में दिल्ली में एक कार्यक्रम में केजरीवाल ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने दिल्ली में किए गए काम का जिक्र किया और शिक्षा क्रांति का नारा दिया। सारे मिलके कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल। मेरे को थोड़ा सा हंसी भी आई। मैं उन सबको आज कहना चाहता हूं कि जिसको आप लोग आतंकवादी बोल रहे हो, आज वो आतंकवादी देश को 12,430 कमरे स्कूलों के समर्पित करता है। आज वो आतंकवादी ऐसे स्कूल बना रहा है जिसमें एक ही डेस्क पे बैठ के गरीबों के और अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं। आज वो आतंकवादी भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर के सपने पूरे कर रहा है। नेताओं को सबसे बड़ा डर और किसी चीज से नहीं लगता, स्कूलों से लगता है। क्यों लगता है? अगर शानदार स्कूल बन गए, अच्छे स्कूल बन गए,
तो नेताओं को जात पात और धर्म के नाम पे वोट मिलने बंद हो जाएंगे। हमारे इन स्कूलों के अंदर हमारे ऐसे बच्चे देशभक्त, कट्टर देशभक्त बच्चे तैयार होंगे। ये हम स्कूल नहीं बना रहे, ये हम देशभक्त बनाने की फैक्ट्रियां बना रहे हैं। यहाँ से देशभक्त बन के निकलेंगे। और जब ये आज सोच के देखो 5 से 10 साल के बाद जब ये बच्चे बाहर निकलेंगे, ये बच्चे किस आधार पे वोट देंगे? ये धर्म और जात के आधार पे वोट नहीं देंगे, ये देश के विकास के नाम पे वोट दिया करेंगे। इसीलिए कोई नेता स्कूल नहीं बनाना चाहता। ये लोग कहते हैं केजरीवाल सब कुछ फ्री करता जा रहा है, फ्री करता जा रहा है, फ्री करता जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मैं दिल्ली में सरकारी स्कूल शानदार बना रहा हूं, जहां पे गरीबों को शानदार शिक्षा मिल रही है, गरीबों के बच्चों को, और अगर मैं उनको फ्री में शिक्षा दे रहा हूं, इससे बड़ा देशभक्ति का और राष्ट्र निर्माण का काम क्या हो सकता है? बच्चों को तो फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए। गरीबों को अगर मैं अच्छे अस्पतालों में इलाज दे रहा हूं, शानदार सरकारी अस्पताल बना रहे हैं, तो इससे अच्छा पुण्य का काम क्या हो सकता है? अगर गरीबों को दवाइयाँ, टेस्ट, इलाज फ्री में मिल रहा है। भगत सिंह ने एक नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। आज मैं एक नारा दे रहा हूं, इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षा क्रांति जिंदाबाद। दरअसल पंजाब में खुद को सत्ता का दावेदार मानकर चल रही आम आदमी पार्टी के लिए उसके ही संस्थापक सदस्य और केजरीवाल के दोस्त रहे कवि कुमार विश्वास मुश्किल बनकर सामने आ गए। कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर पंजाब में अलगाव सुलगाने का मंसूबा रखने वालों से साठगांठ का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रियाओं के बावजूद कुमार विश्वास टस से मस नहीं हुए। उन्होंने फिर एक बार आरोपों की तीखी धार के साथ प्रहार किया। उनकी 2 विशेषताएं हैं और 2 चीजों में वो बहुत माहिर हैं। पहला तो बड़े आत्मविश्वास के साथ सफेद झूठ बोलना कोई भी, और दूसरा एक सूरत बना के ये सिद्ध करना कि पूरी दुनिया जो है उनके पीछे पड़ी हुई है। इस प्रक्रिया से उन्होंने एक समय में पूरे देश का मूर्ख बनाया, फिर हम साथियों का मूर्ख बनाया, फिर एक प्रदेश के लोगों पे डोरा डाला। यहां तक तो बात आती जाती रही, सरकार जीते हारे, लेकिन अगर कोई देश की बात थी और मुझसे अचानक किसी इंटरव्यू में एक वाक्य निकला तो उसमें इतनी परेशानी क्यों? वो आए ना, वो बात करें यहां पर आकर। तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा। मैं तो ये पूछना चाहता हूं भाई, आपको तो किसी ने टेररिस्ट नहीं कहा, पर हां आप मुझे ये बताइए, देश को बताइए कि क्या पिछले चुनाव में आपके घर पर टेररिस्ट एसोसिएशन से सिंपैथी रखने वाले लोग, बात कराने वाले लोग आते थे या नहीं थे? जब मैंने उस पर आपत्ति उठाई थी तो पंजाब की मीटिंग से मुझे बाहर कर दिया गया था, नहीं कर दिया गया था। और मैंने एक दिन रंगे हाथ पकड़ी थी घर पे मीटिंग, बाहर एक प्रहरी भी खड़ा था कि नहीं अंदर मीटिंग चली। मैंने उसको धक्का दिया, हरियाणा का प्रहरी था वो, क्या साइड हट। अंदर जाके देखा तो वही लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा किनके साथ मिल रहा है? नहीं कुछ नहीं, इसका बड़ा फायदा होगा, इसका बड़ा फायदा होगा। तो वो ये बताएं, वो ये बताएंगे नहीं, बाकी सब वो तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। दूसरा, वो किसी प्लेटफॉर्म पे आके बहस क्यों नहीं करते हैं? मुझे वो कह रहे हैं कि कवि है, हास्य कवि है। अरे भैया, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं, कॉलेज में पढ़ाया है 17 साल। तुम तो एक ऐसे हास्य कलाकार को लिए घूम रहे हो जिसपे 10वीं 12वीं भी 3 बार में हुई है। कुमार विश्वास के खुलासे के बाद उन्हें धमकी दी गई। खुद कुमार विश्वास ने इसका खुलासा किया। मामले पर गृह मंत्रालय ने समीक्षा की और कुमार विश्वास को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। इसके तहत करीब 11 सुरक्षा कर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। दूसरी ओर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुमार विश्वास के दावे की जांच कराने की मांग की। चन्नी ने ट्वीट करके लिखा, पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध करता हूं कि मामले में निष्पक्ष जांच के आदेश दें। राजनीति एक तरफ, पंजाब के लोगों ने अलगाववाद से लड़ते हुए भारी कीमत चुकाई है। माननीय पीएम को हर पंजाबी की चिंता दूर करने की जरूरत है। जाहिर है कि मामला गंभीर है। भले ही चुनाव से पहले इसका खुलासा हुआ हो, लेकिन क्या वाकई अरविंद केजरीवाल ने ऐसा किया? और अगर हाँ, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर बात है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। खास प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।